हाँ नमस्ते मास्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। और बताइए कैसे हैं, सब ठीक ठाक ना? का ठीक ठाक रहल मास्टर साहब। मतलब क्या हुआ आपके साथ? बड़का भैया के जो ननको भैया रहल, अच्छा सिपाही के तैयारी करते रहल, उनका रिजल्ट गिर गल। अब मात्र जानते हैं मास्टर साहब, हम अच्छा दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताइए बताइए। बोलते हैला कि सब चीज पढ़ाइला मास्टर साहब, लेकिन एको चीज तो क्या क्या छूट गया बताइए, उसको हम आज बता देंगे आपको क्लियर। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग से आल रहल एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, आइए आपको हम आज विस्तार से बताते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है ना? हाँ। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, थोड़ा इधर आ जाइए। और निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग, हमारे देश में किसी भी तरह का चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव 2019 में जिसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने, या विधानसभा चुनाव जो पिछले बार हुआ, या मुखिया का चुनाव, किसी भी तरह का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग एक ही है, चुनाव आयोग कहिए या निर्वाचन आयोग कहिए, एक ही है। अब निर्वाचन कीजिए मतलब चुनाव कीजिए। हाँ, चुनाव किया जाता है, जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, जनता भाग लेता है, जनता वोट डालता है और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी एक मिनट मास्टर साहब, तनी हमरा के एकदम खुल के बता। एकदम आपको खुल के बताते हैं। अप्रत्यक्ष आज तक हमरा के ना समझ। चलिए ठीक है, आपको हम क्लियर कर देते हैं। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अप्रत्यक्ष है, यानी यहाँ पर शासन कौन करता है? यहाँ कोई राजा महाराजा थोड़ी है। हमारे देश में जनता शासन करती है। और जनता कैसे शासन करती है? सीधे तौर पर नहीं करती है, जनता अपने जनप्रतिनिधियों को मतलब चुनती है और उनके माध्यम से शासन करती है जनता। यानी जो सांसद विधायक, एक मिनट सुनिए, ये जनप्रतिनिधि हैं। सुनिए सर, ये जो जनप्रतिनिधि, जो ये शब्द जो है, जन मतलब तो लोग हो गया, यानी लोगों का प्रतिनिधित्व। हाँ, हम लोग जो भाषा में तनी समझाइए मास्टर बिल्कुल साहब। हम लोग जो वोट डालते हैं तो हम लोग कौन हो गए? जन हो गए। और वोट डालकर हम लोग क्या करते हैं? प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि विधायक या सांसद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। मास्टर साहब, ये एगो दिमाग में आजकल हमरा ये न समझ, विधायक का होवेला, सांसद का। चलिए ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं, पूरा बताते हैं। विधायक हो या सांसद हो या फिर मुखिया वगैरह जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी है सब जनप्रतिनिधि है। ठीक है, सब जनप्रतिनिधि। चलिए चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। आपको आज निर्वाचन आयोग पूरा क्लियर कर देंगे, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर होगा। जो निर्वाचन आयोग है 2 स्तर पर मुख्यतः होता है। निर्वाचन आयोग दो स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर होता है। जो केंद्र स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है, अच्छा, ये जो केंद्र स्तर जो है, जैसे कि लोकसभा हम आपको नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। केंद्र स्तर पर जो निर्वाचन आयोग होता है उसका क्या काम है? उसका काम है राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा चुनाव कराना, इसके अलावा राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराना, ये केंद्र स्तर पर जो निर्वाचन आयोग है उसका जिम्मेदारी है। समझ गए? एक क्वेश्चन हम, अच्छा बोलिए जल्दी। ये आप जो बोले कि विधानसभा और विधान परिषद, ये तो राज्य में होवे, राज्य में होता है, तो राज्य के दायित्व बात नहीं। एक मिनट करवाई। ठीक है, अब यहाँ शांत रहिए, थोड़ा सा समझिए बात को। किसका जिम्मेदारी हो या नहीं हो, सारा संविधान में मेंशन है, संविधान में लिखा हुआ है। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बातें संविधान में लिखा हुआ है उस हिसाब से होगा। समझ गए ना? चलिए, राज्य स्तर का निर्वाचन आयोग को अब देखते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग समझ गए क्या काम है उसका? चुनाव करवाना, जैसे कि किस तरह का चुनाव करवाना अभी बताएं आपको। अप्रत्यक्ष नहीं, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए आप। नहीं, सुनिए, फिर से समझाते हैं। आप देखिए क्या आपको बताते हैं। जो केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है उसका क्या जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति जी का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, और जो केंद्रीय विधायिका है केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा, उसका चुनाव करवाना, और जो राज्य में विधायिका है यानी कि विधानसभा विधान परिषद, यहाँ चुनाव करवाना। ठीक है, आगे देखते हैं, ख़त्म भी करना है इसको। जो अगला टॉपिक है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है? जाहिर सी बात है, वो भी चुनाव ही करवाएगा। किसका चुनाव? राज्य में। हाँ, राज्य में किस तरह का चुनाव कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग? ध्यान से सुनिए, पंचायतों का चुनाव हो या नगर पालिका का जो चुनाव है, यानी कि जो शहरी स्तर का जो स्थानीय सरकार का बनना हो या ग्रामीण स्तर का स्थानीय सरकार का बनना हो, मोटे तौर पर कहिए तो पंचायत और नगर पालिका ये जो चुनाव है ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? मास्टर साहब, ये तो हम
तनी सुनी नहीं, जवाब दीजिए, सटीक आंसर बताइए। 324 से 329 ये अनुच्छेद है, भाग है 15। भाग 15 में। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये बताइए 324 क्या है, 325 क्या है, 326 क्या है, तीनों अनुच्छेद। चलिए आपको बताते हैं अनुच्छेद 324। 324 जी बिल्कुल, 324 चुनाव का पर्यवेक्षण करवाना, यानी पर्यवेक्षण जो हार्ड है तनी बिल्कुल बताते हैं। चुनाव होता है तो आप देखते होंगे, चुनाव जहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर कुछ लोग घूमते रहते हैं। एक पोलिंग बूथ पटना में है, एक मतलब एक खगौल में है, एक फुलवारी शरीफ में, एक दानापुर में, तो कुछ लोग घूमते रहते हैं, यानी पर्यवेक्षण करते हैं, देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ये या निर्वाचन आयोग, सुनते रहिए पहले, या चुनाव करवाना, ठीक है, चुनाव का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना, ठीक है, यानी चुनाव करवाना मोटे तौर पर ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग का शक्ति है, यही अनुच्छेद 324 है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 325। क्या है चुनाव अनुच्छेद 325? 325 का 24 क्लियर है, 324 325। 325 ये है, देखिए मतदाता सूची जानते हैं आप, गूगल कीजिएगा मतदाता सूची में आपका नाम आ जाएगा। आप सन्नी कुमार डालिएगा, अपने पिताजी का नाम, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, सारा कुछ आ जाएगा। निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाइएगा तो, ठीक है। ये 325 और बता रहे हैं बिल्कुल। पहले आप मतदाता सूची समझिए, मतदाता सूची समझ गए हैं? हाँ, समझ ठीक, गए। मतदाता सूची अभी बता दिए हैं, गूगल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी उसमें उपलब्ध है। अब देखिए, आपका जो मतदाता सूची बनता है या जो नाम रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग के जो रजिस्टर पे आपका नाम चढ़ता है कि आप वोटर हैं, आपको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाति, धर्म, लिंग, भाषा, आपका रंग कैसा है, इस आधार पर भेदभाव होता है? नहीं, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। आप एक आम भारतीय नागरिक हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। हाँ, अगर कोई जेल में बंद है तो वो वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन जाति, धर्म, नाम के आधार पर वोट डालने में कोई भेदभाव नहीं होगा। मतदाता सूची में जो नाम तैयार होता है उसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 325 यही है। में एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं उसको? 325 का सिंपल सी बात है, एक मतदाता सूची में अगर किसी का नाम दर्ज कराया जा रहा है तो ये नहीं देखा जाए कि अच्छा फलानवा है, फलाना जाति का है, इसका नाम नहीं होगा, अच्छा ये फलाना धर्म का है, इसका नाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जेल में बंद है वो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जेल में बंद है वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिनको सज़ा हो गया है ना, जेल में बंद है, जिनको सज़ा हो गया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। समझ गए? एक चीज़ और समझिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसमें साफ साफ वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसको सज़ा हो गया है, तब चुनाव नहीं लड़ेगा, और जेल से छूटने के 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिसको जेल में बंद है, जिसको सज़ा हो गया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जेल में बंद है, जिस पर भी सज़ा नहीं हुआ है, वो चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? 326 वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, 326 क्या है? वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए कुछ और बताइए आप। बोलिए। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1952 25 जनवरी 1950। कब हुआ? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं हमारे देश में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष? मैक्सिमम 65 वर्ष तक रह सकते हैं, और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए कोई 55 साल की उम्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं तो वो 55 अच्छे 61 साल तक ही रह सकते हैं। 61 साल, हाँ। या अगर मान लीजिए कोई 63 साल की उम्र में बनते हैं तो वो 65 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, मतलब इस पद को धारण नहीं कर सकते हैं। ये हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बाकी निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताइए। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 665, और बाकी जो निर्वाचन आयुक्त है उनका है 662। 6 वर्ष से 62 वर्ष। 6 से 62 नहीं, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जिसमें दोनों में जो, हाँ बिल्कुल, जो पहले आ जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको? सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमारे देश के, उनका वरीयता क्रम में किस स्तर के हैं वो? ये तो लगता है कि वो वरीयता क्रम में 9वां स्तर के हैं। 9वां स्तर। बिल्कुल, समझ गए, 9वां स्तर के हैं। और 9वां स्तर वरीयता क्रम अलग वीडियो में बताएंगे। वरीयता क्रम किस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरीके से। ये 9वां स्तर पर है। 9वां स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के बाकी न्यायाधीश वगैरह लोग होते हैं।
चलिए ठीक है। अच्छा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे देश में, क्या वही एक है चुनाव आयोग में? एक ही है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा होना चाहिए। कितने हैं ये तो नहीं पता। देखिए, अभी फ़िलहाल 3 है। एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त। क्या पहले भी ऐसा ही था? नहीं, पहले सिंगल होते थे, बस एक ही होते थे पहले सिर्फ एगो मुख्य चुनाव आयुक्त बस। लेकिन 1993 से नियम बदल गया है। 1993 से नियम बदल गया। हाँ, 1993 से 3 टोटल लोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, ये जब से जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, यानी 25 जनवरी 1950 से, तब से ये एक ही गो रहता एक ही थे, लेकिन 1993 से 3 हो गए टोटल। ठीक है। चुनाव आयोग और क्या बोले? 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो मुख्य नहीं है। ठीक है। उनका क्या काम रहता है 2 अन्य चुनाव आयुक्त का? जाहिर सी बात है, चुनाव करवाना। जब चुनाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी मशीनरी है, पुलिस है, प्रशासन है, सब चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशासन है वो सब चुनाव आयोग के कंट्रोल लगभग कह सकते हैं। ठीक है। उस समय उनका शासन चलेगा, कंट्रोल का नहीं, शासन चलेगा हम ये नहीं कह सकते हैं उनका, लेकिन अधिकार बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो पुलिस विभाग है या जो प्रशासनिक ढांचा है सब उनके कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, कंट्रोल में उनका आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और देखते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन आपसे ये है, पूछिए, कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग का अधिकार बढ़ जाता है, तो उस समय अगर निर्वाचन आयोग जो है, ठीक ना, कोई संविधान के विरुद्ध कोई गलत काम करे तो क्या उनको सजा मिल सकती है या नहीं? देखिए, सजा देने का जो अधिकार है निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। सजा देने के लिए कोर्ट है। ठीक है। मान लीजिए तो उस समय अगर मर्डर कर देंगे किसी को या कुछ भी इस तरह का होगा, असंवैधानिक काम होगा, तो जो हमारे देश में जो कानून प्रक्रिया बना हुआ उस हिसाब से काम होगा। क्या उस दौरान जो है, उस दौरान उनको सजा मिला जाएगा? क्यों नहीं सजा मिलेगा? सजा बिल्कुल मिलेगा। कोर्ट हमेशा खुला हुआ है, तो कोर्ट सजा देगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए चुनाव आयोग का कुछ कार्य को देखते हैं। हाँ। चुनाव आयोग का तो भाई जैसे ही इलेक्शन का घंटी बजता है सारे लोग परेशान, लोग चर्चा करने लगते हैं कि फलाना पार्टी जीतेगा, ये जो भी पार्टी हो, फलाना पार्टी जीतेंगे, ये पार्टी जीतेंगे, हम इसको वोट देंगे, बहुत तरह की चर्चा चलने लगती है। लेकिन इसी बीच आप देखिए जो चुनाव आयोग है कितना एक्टिव हो जाता है। चुनाव आयोग भी बहुत सारा उसको काम करना पड़ता है। अधिकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अधिकार बढ़ने से ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। मतदाता सूची तैयार करते हैं सबसे बड़ा बात। हाँ, हर क्षेत्र में। अब जैसे लोकसभा चुनाव है कि पटना जो क्षेत्र है, पटना संसदीय क्षेत्र, पहले पटना था, अब क्या हो गया आपको बताएंगे, लास्ट में हम बताएंगे परिसीमन आयोग के बारे में। पहले पटना हुआ करता था, अब पाटलिपुत्र हो गया और पटना साहिब, 2 लोकसभा क्षेत्र हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 सांसद अब यानी बैठे, आपको हम बताएंगे बाद में। परिसीमन आयोग टॉपिक रहेगा, आपको हम विस्तार से बताएंगे परिसीमन आयोग के बारे में, बताएंगे बाद में। मतदाता सूची तैयार करना, अभी तो पहले बताया था मतदाता सूची, चलिए समझ गए। इसके अलावा सुरक्षा प्रबंधन कराना। अब देखते हैं कहीं अगर वोटिंग होता है तो वहाँ पर अर्धसैनिक बल के लोग पहुँचते हैं ड्यूटी देने के लिए, या इसके अलावा बिल्कुल इसके अलावा दूसरे, जैसे बिहार में चुनाव है या अभी बंगाल में चुनाव हुआ तो यूपी से भी लोग गए थे, यूपी पुलिस के भी लोग गए थे। मतलब जितना जो कोई भी स्टेट में अगर चुनाव होगा तो यानी जितने भी जो स्टेट के हैं, मतलब सारे स्टेट के नहीं जाते हैं, अगर कुछ स्टेट से लोग जा सकते हैं। हाँ, वो निर्वाचन आयोग तय करता है और सरकार मिलके सब कुछ तय होता है। ठीक ना। चलिए इसके अलावा क्या और, अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये आप नियम सुनते होंगे कि 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद, इसका क्या मतलब है बताइए तो। मास्टर साहब हमारा तो कुछ नहीं पता ना, तो हम चलिए आप रेलवे नौकरी लगा रहा है। चलिए अब होगा, तैयारी कीजिएगा तो आपका बिल्कुल रेलवे में नौकरी होगा। देखिए आप बताना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आज इलेक्शन हुआ है, आज इलेक्शन, हाँ, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में आज इलेक्शन है। आज 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गया, तो अभी से आपको कैलकुलेशन करना है 48 घंटा पहले, यानी परसों शाम 5 बजे चुनाव प्रचार हो जाएगा बंद। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो और चुनाव प्रचार तो पता ही है क्या है, अलग अलग पार्टी वाले लोग अपना प्रचार करते हैं कि हमको वोट दीजिए तो हमको वोट दीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अच्छा, चलिए कुछ और बात बताइए। ये आपको क्या एक चीज़ पता है, जो पोलिंग बूथ होता है, जो पोलिंग स्टेशन होता है, वो आपके घर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है। आप गौर किए होंगे, चाहे आप किसी अपने दोस्त से पूछ लीजिए, वो जहाँ भी उनका घर होगा ना, वहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर एक पोलिंग बूथ होगा। और एक चीज़ और, कोई भी जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी जो मशीन जो है वो 1500 मैक्सिमम, हाँ 1500 ही वोटर वहाँ जा सकते हैं। इसलिए ना, क्योंकि भीड़ ना हो जाएगा, समझ रहे ना बात को।
और हर 2 किलोमीटर पे लगभग एक मिल ही जाएगा। ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। बिल्कुल निर्वाचन आयोग का काम है। फिर मीडिया को भी बुलाया जाता है कि मीडिया आके दिखाए कि सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं, पारदर्शिता है कि नहीं। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा समझने में? ना, अभी तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। एकदम बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे मास्टर साहब। चलिए। रिजल्ट आने वाला है। चलिए, बिल्कुल आप मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, एक चीज़ और बताइए, अब थोड़ा सा देखते हैं, जब से चुनाव आयोग बना, ठीक है, चुनाव आयोग कब बना? चुनाव आयोग बना है, एक मिनट रुकिए, 25 जनवरी 1950। ठीक। सुनिए, हमरो भी बोलने में मजा आता है। चलिए, कोई बात नहीं, आप सीखिएगा, बढ़िया से सीखिएगा। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बना। उसके बाद 1 साल बाद ही एक कानून बना, जनप्रतिनिधि अधिनियम। क्या बना? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, कि जनप्रतिनिधि से संबंधित ढेर सारा नियम बना दिया गया। कब? 1951 में। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, थोड़ा सा आपको, हमसे चुनाव आयोग बना है, बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। उसके लिए समय समय पर बहुत सारी समितियों का गठन हुआ है। चलिए, कुछ समितियों का नाम बताइए, चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ। चलिए, आपका हम आज टेस्ट लेते हैं, बताइए बताइए जल्दी, 4 समिति बताइए। उधर ध्यान मत दीजिए आप, चलिए बताइए। नहीं पता। कुछ याद कोशिश कीजिए। केलकर समिति शायद नहीं, याद कीजिए। तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति। और बताइए। दिनेश गोस्वामी समिति। हाँ। और बताइए। और बताइए। वोहरा समिति। वोहरा। हाँ, वोहरा समिति। और बताइए। इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये सब याद रखिए समितियों का नाम, एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, चुनाव संबंधी और क्या क्या सुधार हुआ है? 1989 में एक सुधार हुआ, बताइए क्या? ना, कुछ कोशिश कीजिए, बता दीजिएगा। ना, बताइए ना। पहले जो मतदान का उम्र था वो 21 साल था कम से कम, उसको घटा के 18 कर दिया गया। अच्छा, 1989 में, और 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से। पता है ना? 61वां। अच्छा, चलिए, इसी बीच आप एक सवाल का जवाब दीजिए। तो जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में जो वोटर होते हैं उनका एज तो होना चाहिए, यानी कि मतदाता की उम्र होना चाहिए 18 वर्ष, लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक, सांसद, वो कम से कम कितना एज होना चाहिए उनका? 25 साल। अच्छा, मुखिया में बताइए, वहाँ जो मुखिया के पद पे खड़े होते हैं उनका उम्र कितना होना चाहिए कम से कम? उनका भी 18 से स्टार्ट होना। नहीं, 18 तो मतदाता के लिए है, वोटर के लिए। मुखिया जो बनेंगे उनके लिए 25 साल। गलत, 21 साल। वहाँ 21 साल है, याद रखिए, सवाल पूछता है। चलिए, अच्छा बताइए, ईवीएम कब आया? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कब आया? तो लगता है कि सबसे पहले केरल में आया था। केरल में आया, बिल्कुल सही। केरल में कब आया ईवीएम? इसलिए नहीं याद है। 1982। ये बताइए, कागज पर जो वोटिंग होता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, कब से एकदम से खत्म कर दिया गया? 1982 से इसका नहीं, उस समय तो कहीं कहीं ना आता था, कहीं कहीं ईवीएम का प्रयोग होता था, लेकिन 2009 के बाद से जितना भी विधानसभा चुनाव हुआ, जितना भी लोकसभा चुनाव हो रहा है, सब ईवीएम से होता है। सब खत्म। 2009 से कागज वाला जो फैक्टर था वो विधानसभा चुनाव, ध्यान दीजिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से उसको ख़त्म कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए, और कुछ आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे देश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को एक ही साथ करा दिया जाए। बहुत सारे लोगों का। ऐसा क्यों? अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे अगर, लेकिन सर एक बात यहाँ पे ये है, अगर विधानसभा और राज्यसभा का एक ही साथ चुनाव करवा दिया जाएगा तो इससे तो पैसा का भी खर्चा। हाँ, पैसा बच जाएगा। जानते हैं आप, एक बात बताइए, जो आपको बताते हैं, जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था अभी बिहार में पिछले वर्ष। 300 करोड़ यहीं पे है। अब और सुनिए, लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुआ था 2019 का लोकसभा चुनाव में। हाँ, बचत तो हो जाएगा दोनों चुनाव एक साथ। और यही नहीं, अर्धसैनिक बलों का जो ड्यूटी है, बार बार उन लोग को भी बेचारे को परेशान, लोग बार बार आने से वो लोग बच जाएंगे। अब उन लोगों को भी कहाँ से निकाला जाता है मालूम है आपको? एकदम वो लोग नक्सल क्षेत्र में जहाँ ड्यूटी देना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से उन लोगों को निकाला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो उस जिस क्षेत्र से उन लोगों को बुलाया जाता है, कि अब जैसे छत्तीसगढ़ से बुलाया गया सीआरपीएफ के जो हमारे भाई हैं, उनको बुलाया गया चुनाव ड्यूटी में, तो उस क्षेत्र का सुरक्षा तो कमज़ोर हो गया ना, तो बार बार बुलाया जाता है ना। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए देखिए, बहुत सारा विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, बहुतों का कार्यकाल को बढ़ाना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा, तो आसान नहीं है। चलिए, आपसे मेरा सवाल है, देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कब हुआ था? बताइए तो, कब हुआ था विधानसभा लोकसभा? हाँ, कब हुआ था? 1952, 57, 62 और 67, 4 बार अब तक हुआ है। कब? 1952, 57,
62 और 67 बात कर रहे हैं अनिवार्य मतदान का। ऑस्ट्रेलिया में तो अनिवार्य मतदान है, लेकिन हमारे देश में सभी लोग जो है वो मतदान देंगे। हाँ, लेकिन हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अनिवार्य मतदान नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनिवार्य मतदान किया जाए। एक बार सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, जो जनप्रतिनिधित्व विधेयक था जिस पर बहस हो रहा था 1951 में, तो उस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना बात रखे थे कि हमारे देश में जो अनिवार्य मतदान है व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मान लिया कि अनिवार्य मतदान को लागू कर दिया जाए कि ठीक है भाई सबको वोटिंग देना है, लेकिन अब ज़बरदस्ती होगा ना कि ठीक है तुमको भी वोट दो, तुम भी वोट दो, ऐसा नहीं ना हो सकता है। वो तो एक तरह का तानाशाही हो गया। तो वोट देना या नहीं देना वो जनता की मर्जी के ऊपर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं। चलिए कुछ और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राइट टू रिकॉल को लागू किया जाए। राइट टू रिकॉल जानते हैं, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना। अब जैसे कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के तो कोई सांसद होंगे, अगर आपके इलाका में काम नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि जिस सांसद साहब को हम चुने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं वापस। यानी सांसद को बुला लिया जाएगा और फिर से चुनाव होगा। इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। भारत में नहीं है ऐसा। भारत में कुछ है तो वो नगर पालिका स्तर पर है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी नगर पालिका स्तर पर है, लेकिन वो उसका पूरा अलग प्रोसेस है, आपको हम विस्तार से बताएंगे। अभी आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहे हैं। राइट टू रिकॉल समझ गए ना आप, यानी कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। वो अभी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर नहीं है, नगर पालिका स्तर पर है, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग में कॉलेजियम व्यवस्था लागू किया जाए। इसका क्या मतलब है? कॉलेजियम होता क्या है पहले ये चलिए आपको हम पूरा मोटे तौर पर समझाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, सरकार का जो गठन होता है, जैसे अभी मोदी जी का सरकार बना 2019 में, तो चुनाव हुआ। चुनाव कौन करवाया? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को भी तो कोई चुनता होगा ना। यानी देश में जो नया सरकार बनता है, नया सरकार के गठन में निर्वाचन आयोग का भी भूमिका है, क्योंकि वही तो चुनाव करवाता है। और चुनाव आयोग के मेंबर को कौन चुनता है? यानी कौन उनको मतलब नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सरकार नियुक्त करता है। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार के गठन में जिसकी भूमिका है, क्या उसको सरकारें चुने, क्या उसका नियुक्ति सरकार करे, कि यह एक अलग तरीके से व्यवस्था हो? अलग तरीके से व्यवस्था होना चाहिए मेरे तरफ। मान लिया कि हम निर्वाचन आयोग हैं, ठीक है, और हम चुनाव करवा रहे हैं और आप सरकार हैं, ठीक है, अगला जो इलेक्शन होगा उसको में आपका भी पार्टी भाग लेगा और आप ही हमको बैठाइएगा, यह सही है? नहीं ना। तो इस पर बहुतों के मन में शंका पैदा होता है ना कि हो सकता है कि ये अपना फेवर में काम करवा दे। तो इसलिए एक अलग व्यवस्था होना चाहिए, उसको कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। आपको और विस्तार से बताएंगे कभी कॉलेजियम के बारे में, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। चलिए कुछ और बातों को करते हैं। ये राष्ट्रीय दल क्या होता है? राष्ट्रीय दल तो नहीं पता। आप सुनते होंगे राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। पहले राष्ट्रीय दल कितने हैं, कौन कौन? राष्ट्रीय दलों की संख्या है 8। कौन कौन है बताइए तो जरा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और अच्छा बीएसपी, मायावती जी का पार्टी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोजपा, नहीं, लोजपा नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, 2 हो गया। और तीसरा बसपा है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका घड़ी छाप वो शरद पवार जी का पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 2 हो गया ये, समझ रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी का, और एक और है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये मेघालय का है, ये संगमा साहब का पार्टी है, ठीक है, जो बहुत पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलिए, अब ज़्यादा अब नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब ज़रा ये बताइए, आप हमको बताइए कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है? राष्ट्रीय दल का दर्जा किसी पार्टी को कैसे मिलता है? ठीक है, तो इसके लिए 2 शर्त है। जो पहला शर्त है वो है नंबर ऑफ़ वोट्स, यानी मतों की संख्या, और दूसरा है सीटों की संख्या। तो नंबर ऑफ़ वोट्स को समझिए, यानी कि मतों की संख्या, कुल जो वैध मतों का संख्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, वहाँ पर कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में, या विधानसभा चुनाव जो कम से कम 4 राज्यों को जोड़कर विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए, या तो लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 4 राज्य में। क्लियर है ये डाउट क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। प्लस अब आते हैं सीटों की संख्या। सीटों की संख्या का भी 2 कंडीशन है। पहला है विधानसभा से जुड़ा हुआ है, दूसरा है लोकसभा से जुड़ा हुआ। जो विधानसभा से जुड़ा हुआ ये है, कम से कम 4 विधायक होना चाहिए, चाहे तो एक राज्य में हो या एक से ज़्यादा राज्य में हो, 4 विधायक होना चाहिए बस, ठीक है। और दूसरा क्या कंडीशन है,
अगर या तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वहाँ पर 2% कम से कम सीट होना चाहिए और कम से कम 3 राज्यों में। लोकसभा में 2% सीट होना चाहिए कम से कम 3 राज्यों में, या 4 विधायक होना चाहिए। या अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ वाला कंडीशन बताए, इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करना होगा। यानी इधर से एक, 2 इधर बताएं तो यहाँ से एक फॉलो होना चाहिए और इधर से भी एक फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए आप। चलिए थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को देखते हैं। थोड़ा सा ये पेज गिर गया। चलिए आपको परिसीमन आयोग भी क्लियर करना है। ठीक है, थोड़ा सा चुनावी बॉन्ड के बारे में आपको बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, नाम सुने इलेक्टोरल बॉन्ड का? 2018 में आया था। इसके लिए 2018 में बाकायदा कुछ कानून भी बना था, चुनावी बॉन्ड। देखिए चुनावी बॉन्ड आप सुनते होंगे कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है उसको बहुत सारे लोग चंदा देते हैं। नाम सुने हैं ना कि बहुत बड़े जो पैसा वाले लोग हैं या कोई भी लोग चुनावी चंदा दे सकता है। ध्यान इधर दीजिए। अब देखिए नियम क्या है। अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसके लिए बॉन्ड खरीदना पड़ेगा बैंक जा कर के, जिसको चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। समझ गए? क्या समझे आप? बताइए क्या समझे आप? समझ आए। चलिए क्या समझे? कि अगर कोई भी आप अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, 2000 से ज़्यादा रुपए चंदा देना चाहते हैं, आपको इसके लिए डायरेक्ट आप जाके पार्टी को नहीं दे सकते हैं। 2000 से कम जाकर दे सकते हैं, 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक से ख़रीदना पड़ेगा चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब वो उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका नाम नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो नाम पता है बैंक को मालूम चल जाएगा, लेकिन बॉन्ड पे नाम नहीं लिखा रहेगा कि सन्नी कुमार खरीद रहे हैं। इसको जा कर के आप पार्टी को दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, पार्टी के पास भी ये जानकारी नहीं रहेगा कि हमको बॉन्ड दिया कौन। ऐसे तो समझिए तो मालूम चल ही जाएगा कि आप ही दे रहे हैं, लेकिन आपका बाकायदा नाम नहीं रहेगा। अब प्लस सरकार के पास जानकारी ये रहेगा कि कौन व्यक्ति पार्टी को फंडिंग कर रहा है। समझ गए? तो ये है चुनावी बॉन्ड। अब लास्ट में बस एक ही चीज़ बचा हुआ है, उसको क्लियर कर देते हैं, वो है परिसीमन आयोग। लास्ट टॉपिक है आपका। आपको हम पहले ही बताए थे कि आपको हम परिसीमन आयोग बताएंगे। जो पटना लोकसभा क्षेत्र का भी हुआ करता था, अभी यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र और एक है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। या कुछ विधानसभा क्षेत्रों का भी नाम परिवर्तित होते रहता है, सुने हैं कभी? या विधानसभा क्षेत्र पहले इतना वो था, अब इतना बड़ा हो गया। या कोई विधानसभा क्षेत्र आज से 20 साल पहले इतना छोटा था, बड़ा हो गया, और कोई छोटा था तो बड़ा हो गया, और कोई बड़ा था तो छोटा हो गया। तो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र ऐसे अगर इनके सीमाओं में परिवर्तन होता है, इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, इनका नाम बदलता है, तो ये करता कौन है बताइए तो? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। क्या परिसीमन आयोग का चर्चा हमारे संविधान में है? नहीं, बिल्कुल हमारे संविधान में इसका चर्चा नहीं है। बिल्कुल सही आपने बोला। तो किस चीज़ का चर्चा है? इसके लिए अनुच्छेद 82 है। अनुच्छेद 82 में संसद को ये अनुमति दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना 10 वर्ष पे होता है, प्रत्येक जनगणना के बाद अगर संसद चाहे तो एक ऐसा लोगों का एक ग्रुप बना सकता है, ठीक है, जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग अभी तक कितने बार बना है? कब कब? 52, 62, 72 और 2002, 4 बार। कब कब? 52, 62, 72 और 2002। जो अंतिम बार जो परिसीमन आयोग बना था 2002 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताइए आप। नहीं पता। कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में जो परिसीमन आयोग बना था, जिसके बाद पटना का नाम, पटना जो लोकसभा क्षेत्र था 2 भाग में हो गया, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। तो इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। इनके जो रिपोर्ट था उसको मंजूरी कब मिला? मतलब सरकार ने कब बोल दिया कि हाँ ठीक है परिसीमन आयोग तुम्हारा बात मान लिया जाएगा? 2008। परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट है, क्या ये संसद में या विधानसभा में पेश होता, प्रस्तुत होता है? नहीं पता। होता है, लेकिन संसद और विधानसभा का इसके बारे में कोई अधिकार नहीं है। इसको मंत्रिपरिषद ऑर्डर देता है, रिपोर्ट ला कर देता है। जिसे 2002 में गठन हुआ, 6 साल में अपना जांच पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपा, मंत्रिपरिषद बोला केंद्रीय मंत्रिपरिषद कि हाँ सही है, साइन कर दिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा कौन सा लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए आरक्षित होगा, इसका भी फैसला करता है परिसीमन आयोग। बताइए तो लोकसभा क्षेत्र में SC ST के लिए कितना सीट आरक्षित है अभी? नहीं पता। 84 और 47। 84 जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए
सॉरी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, 84 और 47। पहले ऐसा नहीं था, पहले नंबर कुछ और था। ये जो 2002 का परिसीमन आयोग है उसने चेंजिंग किया है ये, ठीक है। कुलदीप सिंह तो मंत्रिपरिषद को रिपोर्ट देगा। बिल्कुल मंत्रिपरिषद को, और मंत्रिपरिषद ही इस पर अंतिम मोहर लगाएगा। हालांकि ये संसद में और जो राज्य विधायिका है वहाँ प्रस्तुत होता है, लेकिन वो अगर इनकार भी कर देता है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो परिसीमन आयोग भी क्लियर हो गया। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग ही आपका क्लियर हो गया। एक चीज़ और जानकारी आपको दे देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 84वां संविधान संशोधन के बारे में बताइए, जो 2001 में हुआ था, क्या है 84वां संविधान संशोधन? 84th कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था 84th बार, क्या था 2001 में? देखिए, लोकसभा में जो लोकसभा और विधानसभा का जो सीटों की संख्या है 2026 तक फिक्स कर दिया गया, ठीक है, 2026 तक फिक्स कर दिया गया। तो अब तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नहीं, अब कोई दिक्कत। पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ ऑल टू ऑल डाउट क्लियर हो गया है। फिर तो आप नहीं है। बिल्कुल। चलिए आपको लास्ट में बताते हैं वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट ये चुनाव से संबंधित क्या है? किसी पे वोट शायद पड़ता है ना। वोट तो ये आप ईवीएम से देते हैं। वीवीपैट क्या होता है ना कि ईवीएम जहाँ वोट देने जाते हैं ना, तो उसके बगल में एक मशीन रहता है, अच्छा, ठीक है। फोटोवा साथ में निकल जाता है। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ईवीएम के बारे में ऐसा अपना शंका करते हैं कि हम जिस पार्टी के लिए बटन दबाते हैं उसको वोट नहीं जाके वोट किसी और को जा रहा है। तो बगल में वीवीपैट होता है। आप वीवीपैट मशीन पर जा करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वोट सही आदमी को गया है कि नहीं, यानी आप जिसको दिए उसको गया है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। निर्वाचन आयोग पूरा का पूरा क्लियर है। हाँ, अब एग्जाम में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है। और आप बस मेहनत करते रहिए, ठीक ना, धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए। और आपका तो दरोगा का भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, बिहार दरोगा का आपके एग्जाम है दिसंबर में। तो चलिए आप बहुत मन से तैयारी कीजिए, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक, जय हिंद।